नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं मनीष भदौरिया। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 2024 की लोकसभा चुनाव को लेकर समीकरण बनने में तेजी आ गई है। सभी विपक्षी और सत्ता पक्ष आपस में गठजोड़ और गठबंधन की राजनीति में जुट गए हैं। कौन किसके साथ आएगा, कौन किसके विपरीत जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। इसी 2024 के लोकसभा चुनाव के समीकरण को साधने की हम भी थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि आखिर ऊंट किस करवट बैठ रहा है। इसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार देवराज सिंह जी। देवराज सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप राजनीतिक समीकरणों को बड़ी बारीकी से देख रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या स्थितियां बनती आपको नजर आ रही हैं? कर्नाटक का चुनाव लूज करने के बाद बीजेपी कहीं ना कहीं सख्ते में दिख रही है, और जैसे कि कहा जाता है बीजेपी हमेशा चुनावी मोड में रहती है। तो इन चुनावी मोड को अगर देखा जाए तो बीजेपी की क्या स्टैंड आगे आपको देखने को मिलता है, और विपक्षी पार्टियां आपको कितनी सक्रिय होती नजर आ रही है, उनका स्टैंड क्या होने वाला है? मनीष जी, जो स्थितियां अब उत्पन्न हो रही हैं, 2024 के लोकसभा चुनाव में अभी 8 महीने का समय शेष है जी। लेकिन हालात जो उत्पन्न हो रहे हैं कि खेमेबंदी बहुत ज़बरदस्त सत्ता और विपक्ष के बीच में होती दिख रही है। और 18 जुलाई का दिन इस मामले में दोनों ही खेमों के लिए बहुत ही निर्णायक रहा। बंगलौर में कांग्रेस के नेतृत्व में अन्य विपक्षी दलों ने बैठक की, और ठीक उसी दिन दिल्ली में सत्ता पक्ष की भी बैठक हुई भाजपा के नेतृत्व में, उनके अलायंस पार्टीज़ की। और बंगलौर में जो कांग्रेस के नेतृत्व में बैठक हुई उसमें 26 दलों ने शिरकत की, जबकि दिल्ली में सत्तारूढ़ दल भाजपा के नेतृत्व में जो बैठक हुई वहाँ 36 दलों ने शिरकत की। तो देखा जाए तो संख्या बल के दृष्टिकोण से कहीं न कहीं सत्ता पक्ष का पलड़ा अभी भी भारी दिख रहा है, क्योंकि उनके साथ 36 दल अगले लोकसभा चुनाव के लिए यूनाइट हैं। तो ये एक मनोदशा तो बनती ही है कि एक संख्या बल जो सत्तारूढ़ दल ने अपना बढ़ाया है गठबंधन में, तो वो कहीं न कहीं उनके लिए आने वाले चुनाव में एक प्लस साइन तो है। और 2024 के लोकसभा चुनाव के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कांग्रेस निश्चय ही कर्नाटक में विधानसभा के चुनाव में जीतने के बाद उसका उत्साह बढ़ा है, और विपक्षी दलों को यूनाइट करने में जो कांग्रेस की भूमिका होनी चाहिए, कर्नाटक के चुनाव परिणाम ने कांग्रेस की उस भूमिका को और प्रखर किया है। देवराज सिंह जी, आपने देखा कि राहुल गांधी ने जब भारत जोड़ो यात्रा पे निकले थे तो एक बड़ी संख्या और बड़ा उनको जन समर्थन भी प्राप्त हुआ था। तो अब जो स्थितियां देखने में आ रही हैं, और यहाँ पे कहीं ना कहीं विपक्षी के जो एकजुटता होती दिख रही है, उसमें कहीं एक मुद्दा एक और उठता नजर आ रहा है कि आखिर पीएम का चेहरा कौन होगा। कई बार ये न्यूज़ में भी सुनने में आया, कई और विषयों पे भी चर्चा में विषय बना है ये कि आखिर पीएम का चेहरा होगा कौन, और इसी पीएम के चेहरे को लेकर खींचतान भी कहीं ना कहीं उठती हुई नजर आ रही है। क्या आपको लगता है कि ये 2024 के जो लोकसभा चुनाव में ये अगर गठबंधन करते हैं तो कहीं ना कहीं एक मुद्दा बड़ा बन के निकल सकता है, उसमें विवाद भी खड़ा हो सकता है? तो इस स्थिति में आपको क्या लग रहा है कि क्या समीकरण बनेंगे? मनीष जी, देखिए, विपक्ष के पास निश्चय ही एक कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो नरेंद्र मोदी जी के समक्ष वो उसको खड़ा करके जो है जनता को यह बताने की कोशिश में सफल हो सके कि हमारी तरफ से ये प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। इस मामले में सत्तारूढ़ दल भाजपा निश्चय ही बहुत गेनिंग की पोजीशन में है, क्योंकि उनके पास नरेंद्र मोदी जी जैसे सक्षम नेता और सक्षम एडमिनिस्ट्रेटर हैं। प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए उन्होंने जो अपनी क्षमता से देश के हित के लिए जो भी कड़े निर्णय लिए जाने थे वो सब निर्णय लिए, और अभी भी वो बिल्कुल सक्रियता से जुटे हुए हैं कि भारत सरकार की नीतियों से जो जनहित के कार्य होने हैं वो पूरी प्रभावी तरीके से हों, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो। इस तरह की तमाम योजनाएं हैं जिसका लाभ आम जनता को बखूबी मिल रहा है। तो इस मामले में सत्तारूढ़ दल भाजपा बहुत ही आगे है। विपक्ष के सामने एक ये संकट है कि वो प्रधानमंत्री पद के लिए किसको अपना उम्मीदवार घोषित करते हैं। ये विपक्ष की तरफ से कौन चेहरा प्रधानमंत्री पद के लिए आएगा, ये विपक्ष के लिए एक ऐसा यक्ष प्रश्न बना हुआ है जो उसको आने वाले समय में एक परेशानी का कारण बन सकता है। देवराज सिंह जी, अगर सत्ता पक्ष की बात करें तो किन मुद्दों को लेकर वो 2024 में उतरने वाले हैं? सत्ता पक्ष के लिए देखिए, गिनाने के लिए उपलब्धियां तो मनीष जी बहुत हैं जी। वो जैसे चाहे वो कोरोना काल की स्थितियां हों,
तो भारत सरकार ने जो अपनी पॉलिसीज तय की कोरोना से निपटने के लिए, आज दुनिया में उसकी सराहना हुई। जी। और इसके अलावा जो है उज्ज्वला योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, और एक शौचालय की उन्होंने एक बड़ी श्रृंखला की शुरुआत की पूरे देश में, उसका भी एक असर दिख रहा है। और कोरोना काल में जो है आम लोगों के लिए जो है निःशुल्क खाद्यान्न की योजना थी, उसका भी बहुत ज़बरदस्त लाभ लोगों को मिला, जिसका असर आने वाले चुनाव में भाजपा और सत्तारूढ़ दल के अन्य गठबंधन के सहयोगों को जरूर मिलेगा। देवराज सिंह जी, एक चीज़ ये भी देखने में आ रही है, बीजेपी पे बराबर आरोप लगा रहे हैं विपक्षी पार्टियां कि रोजगार नहीं मिला, किसान परेशान है, जीरो टॉलरेंस की नीति की बात की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आपराधिक गतिविधियां भी बढ़ी हैं। तो ये बराबर जो विपक्षी पार्टियां हैं आरोप लगाती चली आ रही हैं। अब अगर अखिलेश यादव को देखा जाए, मायावती को देखा जाए, तो आपको क्या लगता है कि ये भी कोई ऐसा गठबंधन या अलायंस अपना करेंगे जिससे बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकें? और स्थिति इसमें मायावती की आपको क्या दिखती है प्रदेश में? मनीष जी, देखिए, मायावती जी ने तो अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि ना हम विपक्ष के गठबंधन में हैं, ना सत्ता पक्ष के गठबंधन में हैं। हम अलग से अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए हम चुनाव अलग लड़ेंगे। तो ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश में जो विपक्ष के गठबंधन दल हैं और बहुजन समाज पार्टी विपक्ष के साथ नहीं है, तो इसका कहीं ना कहीं विपक्ष को बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा नहीं। हो सकता है कि मायावती जी के अलग लड़ने से यह फायदा सत्तारूढ़ भाजपा को मिल जाए। और रही बात अखिलेश यादव जी की, तो वो पूरी कोशिश में है कि उत्तर प्रदेश में जहां लोकसभा की 80 सीटें हैं, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा अगर वो प्रयास में अखिलेश जी लगे हुए हैं कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा हम झटका भाजपा को दें और ज़्यादा से ज़्यादा हम सीटें विपक्ष के सहयोगी दलों के साथ जीतकर हम लोकसभा में अपनी दावेदारी मजबूत करें। और इसके अलावा जो स्थितियां और दिख रही हैं कि कांग्रेस यहाँ कितना कर पाएगी, क्योंकि कांग्रेस का संगठन इतना भी यहाँ उत्तर प्रदेश में उतना सक्रिय नहीं है, क्योंकि यहाँ समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी दोनों क्षेत्रीय पार्टियां हैं और उन्होंने जनता के बीच में अपनी मजबूत पैठ बना रखी है। तो निश्चय ही कांग्रेस अगर विपक्ष में गठबंधन दलों के साथ लड़ेगी तो उसको थोड़ा फायदा जरूर मिलेगा, लेकिन वो उत्तर प्रदेश में भाजपा को कितना झटका दे पाएंगे ये तो आने वाले चुनाव में और चुनाव परिणाम से ही पता चलेगा। देवराज सिंह जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने कांग्रेस की राजनीति बड़ी बारीकियों से देखी है। अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस इस समय देश में और प्रदेश में उनका जनाधार आपको कितना मजबूत होता नजर आ रहा है, और कितना मजबूत हुआ है भारत जोड़ो यात्रा के बाद, और कितना फायदा उनको मिल सकता है 2024 के लोकसभा चुनाव में? मनीष जी, भारत जोड़ो यात्रा का असर तो दक्षिण के भारत राज्यों में ज़्यादा दिखा है जी। और क्योंकि वो यात्रा मेन फोकस उधर के ही तरफ से था जी। और कांग्रेस के संगठन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर मल्लिकार्जुन खड़गे जी की जब से ताजपोशी हुई है कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में, तो उन्होंने कांग्रेस के संगठन को हर राज्य में सक्रिय करने की कोशिश की है और वो लगातार लगे हुए हैं कि लोकसभा चुनाव के पहले 2-3 महीने पहले हम पूरे देश में कांग्रेस के संगठन को सक्रिय कर ले। लेकिन ये इतना बड़ा देश है और इतना बड़ा संगठन है कांग्रेस की, इसको बहुत समय वो देंगे तब थोड़ा बहुत जाके कांग्रेस के संगठन को सक्रिय कर पाएंगे, क्योंकि कुछ राज्यों में कांग्रेस बहुत समय से सत्ता से बाहर है और किसी भी संगठन को अगर सक्रिय रखना है तो सत्ता एक ऐसी एनर्जी है जो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के उत्साह को बढ़ाती है और सत्तारूढ़ दल के साथ कार्यकर्ताओं का जो एक लगाव है वो सतत बना रहता है। कांग्रेस 89 के बाद से लगातार सत्ता से बाहर है, इसलिए उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का संगठन काफ़ी कुछ देखा जाए तो निष्क्रिय स्थिति में है। मनीष जी, आम आदमी पार्टी दिल्ली में बहुमत में है। अब प्रदेश की अगर बात किया तो आम आदमी पार्टी की स्थिति इस समय आपको प्रदेश में कैसी दिखती है? आम आदमी पार्टी दिल्ली में है, पंजाब में है, लेकिन उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो वो प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन अभी उनको उत्तर प्रदेश में बहुत वर्क करना पड़ेगा और दिल्ली पंजाब छोटे राज्य हैं, तो इसलिए वो ये कहा जाए कि उत्तर प्रदेश में भी अपना वो प्रभाव इतना मजबूती से स्थापित कर लेंगे इतना जल्दी, मुझे लगता है कि अभी आप पार्टी को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस, रालोद, ये ऐसे दल हैं जो जनता के बीच में अपना आधार तो रखते हैं, इनका अपना संगठन भी है, तो इसलिए अभी आपको उत्तर प्रदेश में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी खड़ा होने के लिए। देवराज जी, अगर
बसपा की बात करें तो बसपा की मायावती का जो हाथी है क्या खड़ा होता नजर आएगा इस बार? मनीष जी, देखिए 2014 का लोकसभा चुनाव की मैं आपको बताऊं कि मायावती जी उस समय अकेले चुनाव लड़ी थी और 2014 का चुनाव परिणाम किसी से छिपा नहीं है। एक भी उम्मीदवार बहुजन समाज पार्टी का पार्लियामेंट में जीत नहीं सका था। और 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा था, तो उसका असर दिखा और बहुजन समाज पार्टी 2019 में 0 से 10 सीटों में 10 सीटों को जीतने में सफल रही। लेकिन ये सफलता अगर ये देखा जाए, कहा जाए कि ये सफलता सिर्फ बहुजन समाज पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी की, तो मुझे लगता है कि ये उतना उचित नहीं होगा, क्योंकि गठबंधन के आधार पे ये जीत आई थी। समाजवादी पार्टी भले ही क्या कहते हैं 5 सीटों पर सिमट के रह गई, लेकिन इस गठबंधन का मैक्सिमम फायदा जो है बसपा को मिला था। 2022 के विधानसभा चुनाव में बसपा और सपा ने मिलकर चुनाव लड़ा, लेकिन उतना ज़्यादा उनको फायदा विधानसभा चुनाव में नहीं मिल पाया। तो इसलिए अगर ये बहुजन समाज पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव को अलग बिल्कुल किसी भी अलायंस के बिना लड़ती हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा फायदा बहुजन समाज पार्टी को नहीं होने वाला। देवराज जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बड़ी बारीकी से आपने राजनीतिक समीकरणों को बदलते हुए देखा है, ज़मीनी स्तर पर भी आपकी नज़रें बराबर उस पर रही हैं। अगर बात किया जाए कि बीजेपी के ग्राफ को, तो कितना झटका आपको लगता है कि बीजेपी को पड़ा है? मनीष जी, जहाँ तक मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी स्थानीय निकाय के चुनाव हुए, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया और 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी फिर मेजॉरिटी के साथ दोबारा सत्ता में लौटी और ये बहुत लंबे अरसे बाद हुआ है कि सत्तारूढ़ दल दोबारा फिर से सरकार बनाने में कामयाब हुए, वो भी पूर्ण बहुमत की। तो 2024 के लोकसभा चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी का कुछ असर तो हो सकता है। दूसरा असर होगा विपक्षी दलों के गठबंधन का। अगर बसपा, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के इस गठबंधन के साथ उत्तर प्रदेश में मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो भाजपा को ज़्यादा नुकसान हो सकता है। आज हमारे साथ मौजूद थे वरिष्ठ पत्रकार देवराज सिंह जी। देवराज जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी और 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या स्थितियां बनेंगी, क्या समीकरण बनेंगे, सत्ता की विजय श्री किसको प्राप्त होगी। फिलहाल आज बस इतना ही। आगे की फिर हम लोग मुखातिब होंगे और कुछ नए विषयों के साथ इस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार मनीष जी।